हेलो एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक हैं? आज मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगी एक आदमी की, रिको हैरिस, जो एक एस्पायरिंग एनबीए बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, जो एक दिन अपने पेरेंट्स के यहाँ से वापस अपने घर लौटते हुए एक रास्ते से न जाने कहाँ गायब हो गया और आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। उसे आखिरी बार 10 अक्टूबर 2014 कैलिफोर्निया के शहर सेक्रेमेंटो में देखा गया था और उस टाइम वो 37 इयर्स का था। सो अब मैं आपको डिटेल में बताना शुरू करती हूँ इस केस के बारे में। रिको हैरिस का बर्थ 19 मई 1977 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। रिको के 3 और भाई बहन थे। उसके पेरेंट्स, उसकी मदर मार्गरेट फर्नांडिस एक हाउसवाइफ थी और उसके फादर हेनरी हैरिस एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे, जिन्हें कुछ टाइम में ओरेगन सिटी में एक जॉब ऑफर मिली और वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए। फ्रेंड्स, रिको हैरिस के फादर बहुत लविंग हस्बैंड थे। कभी वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के टुवर्ड्स फिजिकली वर्बली एब्यूजिव हो जाते थे। वो उन्हें मारते पीटते थे और बहुत बुरा भला बोलते थे, गालियां देते थे, स्पेशली रिको को। पता नहीं, उन्हें शायद रिको पसंद नहीं था। और इसी कारण एक दिन रिको की मदर ने अपने हस्बैंड को छोड़ने का डिसाइड किया। वो अपने चारों बच्चों को लेकर एलहम्ब्रा सिटी में शिफ्ट हो गई और कुछ टाइम बाद ही इन दोनों का डिवोर्स भी हो गया। और अब रिको की मदर एक फुल टाइम केयर टेकर की जॉब करने लगी, जिसकी वजह से वो अपने घर में अपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो उनके लिए मुश्किल हो रहा था संभालना। तब रिको ने अपनी मदर से प्रॉमिस किया कि वो घर को और अपने भाई बहन को अच्छे से संभालेगा, टेक केयर करेगा और अपनी मदर की हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, रिको अपने फादर को अक्सर मिस करता था। वो उनका प्यार चाहता था, उनकी केयर, उनकी अटेंशन चाहता था, पर वो उनसे दूर था। और रिको ने अपने फादर की ही तरह एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सोचा। वो एक एनबीए प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। इससे वो अपनी मदर एंड फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर पाता। रिको बहुत रिस्पॉन्सिबल था। वो अपने से बड़े लड़कों के साथ अक्सर बास्केटबॉल खेलता, घर के बाहर और स्कूल में भी। और उसमें कुछ खराब आदतें भी नहीं थी, क्योंकि वो उस टाइम करीब 13 साल का था और टीनेज में ही रिको की हाइट बहुत अच्छी निकल गई थी। वो करीब 7 फीट का हो गया था। उसे अपने हाई स्कूल में बास्केटबॉल टैलेंट के लिए बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। उसे बहुत प्रेज़ किया जाता था कि वो बहुत अच्छा खेलता है बास्केटबॉल और फ्यूचर में वो एक बहुत अच्छा एनबीए प्लेयर बन सकता है। रिको ने कुछ स्टेट लेवल बास्केटबॉल चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट भी किया था और वो जीता भी था। फाइनली साल 2000 में रिको ने एक बास्केटबॉल टीम हार्लम ग्लोब ट्रॉटर्स के लिए खेलना शुरू किया, पर 1 महीने बाद ही उसे ये छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस पे किसी अनजान बंदे ने एक बेसबॉल बैट से अटैक किया उसके सर पे और उस टाइम वो बेहोश हो गया था। और बाद में पता चला कि उसके सर में कुछ इंजरीज हुई हैं, इंटरनल इंजरीज हुई हैं, जिसकी वजह से अक्सर उसे कभी-कभी बहुत तेज़ सर में दर्द उठता था और वो अपनी गेम पे भी फ़ोकस नहीं कर पाता था। वो बास्केटबॉल अब खेल ही नहीं पाता था अच्छे से। ऐसे ही 24 साल की उम्र में उसका बास्केटबॉल करियर ख़त्म हो गया। इससे वो बहुत डिस्टर्ब हुआ था, वो बहुत टूट गया था, क्योंकि बास्केटबॉल चैंपियन बनना उसका सपना था और उसे लगता था कि बास्केटबॉल खेलने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। और फिर साल 2000 और 2007 के बीच उसे अल्कोहल और ड्रग्स की एडिक्शन हो गई। वो क्रिस्टल मेथ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगा था और जिस वजह से वो कई बार जेल भी गया। उसे बहुत बार अरेस्ट किया गया। उसे उसी जेल में रखा गया जहाँ एक बार उसके फादर को भी अरेस्ट करके भेजा गया था और ये चीज़ उसे अंदर तक हिला गई। यही वो टाइम था जब रिको ने सोचा कि उसे अपने फादर जैसा नहीं बनना है, इसलिए उसने साल 2007 में रिहैबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन किया।
कुछ टाइम में ही उसकी ये ड्रिंकिंग, ड्रग्स की हैबिट ख़त्म हो गई। वो अब अपनी लाइफ़ को नए तरीके से शुरू करना चाहता था। उसे एक प्राइवेट सिक्योरिटी की जॉब मिली। रिको अपनी ज़िंदगी और बेहतर बनाना चाहता था। वो स्टेबल होना चाहता था लाइफ़ में। इसलिए उसने एक और पार्ट टाइम इवेंट मैनेजमेंट की जॉब भी करनी शुरू की और ऐसे ही एक रात वो किसी पार्टी में गया। वहाँ वो एक लड़की से मिला जिसका नाम जेनिफर सॉन्ग था, जो सिएटल वॉशिंगटन में इंश्योरेंस ब्रोकर की जॉब करती थी। और इसके बाद ये दोनों अक्सर मिलने लगे और जल्द ही इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करीब 2 साल तक चला। अब साल 2014 सितंबर में इन्होंने मैरिज के प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि रिको कैलिफोर्निया में रहता था और जेनिफर सिएटल में, तो इनके लिए मिलना मुश्किल हो जाता था। और इसलिए रिको ने जेनिफर के साथ रहने के लिए सिएटल में शिफ्ट होने का डिसाइड किया। रिको ने कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया और उसे सिएटल सिटी में ही जॉब इंटरव्यू की ऑफर भी मिल गई। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने से पहले रिको 9 अक्टूबर को 18 घंटे की ड्राइव करके सिएटल से अपनी मदर से मिलने उनके घर एलैम्ब्रा में गया और वहाँ वो अपने एक भाई से भी मिला, जिसे वो बाहर खाने-पीने के लिए ले गया और उसने उसे एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट किया। इसके बाद रिको एक आखिरी बार अपनी मदर से मिला। वो उन्हें और अपने जेनिफर के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता था कि वो कितने सीरियस हैं और शादी करना चाहते हैं। रिको करीब 40 घंटों से जागा हुआ था। वो बिल्कुल भी सोया नहीं था। पूरा टाइम वो जेनिफर के टच में था और जेनिफर ने उससे कहा भी था कि रात को वो अपनी मदर के घर पे ही रुक जाए और रेस्ट कर ले। वापस 18 घंटे की ड्राइव करना मुश्किल था रिको के लिए और रिको की मदर ने भी उसे रात रुकने को कहा, पर रिको माना नहीं, क्योंकि 10 अक्टूबर को उसका सिएटल में जॉब इंटरव्यू था। इसलिए वो 9 अक्टूबर की रात को ही करीब 1 बजे वापस जाने के लिए निकल गया। उसने जेनिफर को बताया कि वो 10 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक घर पहुंच जाएगा। अब ड्राइव करते टाइम रात को रिको की कई बार अपनी मदर से और जेनिफर से भी बात हुई थी। उसने जेनिफर से करीब 3 घंटे तक फोन पे बात की थी। जेनिफर उसे कुछ देर रुक के आराम करने को कह रही थी, जिस पे रिको मान गया और वो कहीं पहाड़ों में जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि पहाड़ों का रास्ता उसके सियाटल के रास्ते से अलग था। उसे सियाटल पहुंचने में और ज़्यादा टाइम लगता। जेनिफर ने उसे पहाड़ों में जाने से मना किया कि वो लेट हो जाएगा और वहाँ पहाड़ों में कोई नेटवर्क सर्विस भी नहीं होती है। जेनिफर ने कहा कि किसी रेस्ट स्टॉप पे ही रुक के रेस्ट करे और रिको ने इस बात पे हामी भर दी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। फ़ोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सुबह 8 बजे रिको सेक्रेमेंटो सिटी में अपनी कार में फ्यूल भरवाने के लिए रुका। तभी उसने जेनिफर से फ़ोन पर करीब 15 मिनट तक बात की। इसके बाद रिको ने सुबह 9:30 बजे अपनी मदर से भी फ़ोन पे बात की कि उसने उन्हें बताया कि वो अभी भी ड्राइव कर रहा है, सेक्रेमेंटो में ही है। इसके बाद सुबह पौने 11 बजे रिको ने जेनिफर को एक वॉइसमेल भेजा, जिसमें उसने कहा, "सॉरी आई मिस्ड योर कॉल एंड गोइंग अप इन द माउंटेन्स टू रेस्ट", कि उसने जेनिफर की कॉल मिस कर दी थी और वो पहाड़ों में थोड़ा रेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि वो रात से नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर रहा था। बस ये आखिरी बार था जब रिको के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन थी और आधे घंटे बाद ही सुबह 11:15 बजे उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। पूरा दिन जेनिफर रिको का फ़ोन ट्राई करती रही, पर उसका फ़ोन नहीं मिला और जेनिफर ने खुद को यही समझाया, शांत किया कि रिको पहाड़ों में शायद सो गया होगा, उसकी आँख लग गई होगी, इसलिए उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। और अब रात के 8 बज गए थे और रिको अभी तक सिएटल नहीं पहुँचा था और अब जेनिफर को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि रिको अपना इंटरव्यू मिस नहीं कर सकता था और उसने फ़ोन या मैसेज भी नहीं किया था कि वो लेट हो जाएगा, उसने बताया भी नहीं जेनिफर को। जेनिफर ने रिको की मदर को फ़ोन किया, उनसे पूछने के लिए कि उन्हें पता है रिको कहाँ है, पर उनको भी रिको के बारे में कुछ नहीं पता था। उनकी भी रिको से कोई बात नहीं हुई थी और उन्हें ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुई, क्योंकि
रिको कभी-कभी ऐसा करता था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाता था अपने मेंटल पीस के लिए। जेनिफर को ये सब बहुत अजीब लगा क्योंकि कुछ भी हो, रिको अपना इंटरव्यू मिस नहीं कर सकता था और जेनिफर होप करने लगी कि रिको वापस आ जाए, पर वो वापस नहीं आया। 12 अक्टूबर को सेक्रेमेंटो की योलो काउंटी के कैश क्रीक रीजनल पार्क में पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहे थे जब उन्हें वहां एक ब्लैक कलर की निसान कार पार्क्ड मिली। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन 13 अक्टूबर को जब फिर से उन्हें वहां पे वही सेम कार दिखी, तब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और नंबर प्लेट से पता चला कि वो कार रिको हैरिस के नाम पर रजिस्टर्ड है। उन्होंने एल्हम्ब्रा पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और वो रिको की मदर के घर उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन देने गए। रिको की मदर को पता चला कि शायद रिको के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 3 दिन से उनकी रिको से कोई बात नहीं हुई है और फिर रिको की मदर ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और जेनिफर को भी इसके बारे में बताया। अब सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि रिको अपनी कार को 50 मील दूर कैश क्रीक रीजनल पार्क में क्यों खड़ी करेगा, जबकि वो किसी और रोड से सियाटल जा रहा था। पुलिस ने रिको को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उसकी कार को चेक करके पता चला कि कार की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म थी और कार में फ्यूल भी नहीं था। सब चीज़ें बिखरी हुई थी उसकी गाड़ी में। उसका वॉलेट, ड्राइवर्स लाइसेंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स सब कार में बिखरे हुए थे और उन्हें 2 अल्कोहल की बॉटल्स भी मिली। पहले पुलिस को यही लगा कि रिको की कार खराब हो गई होगी, इसलिए वो हाईवे से होते हुए पास के शहर गया होगा जो 30 मील दूर था। रिको की कार से उसका सेल फोन नहीं मिला था, तो पुलिस ने लोकेशन के रिकॉर्ड्स निकलवाए और वो हैरान रह गए क्योंकि रिको का फोन उसकी गाड़ी से 70 मील दूर रेडवुड वैली में था। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस ने एक रेस्क्यू टीम बनाई जिसमें सर्च डॉग्स, हाईवे पेट्रोल हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन कैमरास सबकी हेल्प से आसपास का सारा रूट चेक किया गया, सारा एरिया चेक किया गया। उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हुए 4000 लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जो उस एरिया में ही रहते थे। शायद उन्हें रिको के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो या किसी ने रिको को उस जगह देखा हो, पर रिको का कुछ भी पता नहीं चला। 4 दिन बाद पुलिस को रिवर साइड पे एक लार्ज फुटप्रिंट मिला जो साइज 18 था और रिको के शू का साइज भी 18 था। ये हैरानी की बात थी क्योंकि पुलिस इस जगह को पहले भी चेक कर चुकी थी, पर तब उन्हें ये फुटप्रिंट नहीं मिला था। तो क्या इस इस सर्च ऑपरेशन के दौरान रिको वहीं था या वो अपनी कार की तरफ वापस आया, पर जब उसने देखा कि उसकी कार वहां नहीं खड़ी तो वो वापस चला गया। तो रिको गया कहाँ? एक दिन एक आदमी ने पुलिस को फोन करके बताया कि वो अपनी वाइफ और ग्रैंडसन के साथ रेडवुड वैली के हाईवे से जा रहा था जब उन्हें वहां रोड साइड पे एक बैग और सेल फोन मिला और गाइस ये रिको का ही था। पुलिस को रिको के फोन में कुछ लेटेस्ट सेल्फीज और वीडियोस मिली जो कैश क्रीक पार्क के आसपास की थी, जिसमें रिको अपनी ही कार में म्यूजिक चला के गाने गा रहा था और अपनी चीजें कार में ही फेंक रहा था। इसके बाद कुछ आई विटनेसेस भी सामने आए जिन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने रिको को अलग-अलग टाइम पे उसी एरिया में देखा था। उनकी बात पे यकीन ना कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रिको की हाइट करीब 7 फीट थी, वो 6 फीट 9 इंच का था। इतनी लंबी हाइट के बंदे को मिस आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, ये गलतफहमी नहीं हो सकती है। कहा जाता है रिको इस दौरान फिर से ड्रग्स, अल्कोहल्स कंज्यूम करने लगा था, तभी वो इतने घंटों तक जागने के बाद भी लगातार ड्राइव करना चाहता था। वो शायद राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, इसलिए उसके इस एक्शन को, इस बिहेवियर को समझना मुश्किल है कि उसने ऐसा क्यों किया या वो कहाँ चला गया। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि वो शायद अपने इस अल्कोहल, ड्रग्स की आदत को छोड़ नहीं पा रहा होगा। वो सबसे दूर जाना चाहता होगा और इसलिए
पहाड़ों में चला गया होगा ताकि वो और ड्रग्स ले सके। ये भी हो सकता है कि वो उस रिवर में, वहां पे एक नदी थी, वहां डूब गया होगा। और पुलिस को एक आखिरी बार रिको के होने का प्रूफ मिला 19 अक्टूबर 2014 को, जब उन्हें किसी और लोकेशन पे एक वैसा ही फुटप्रिंट मिला जो सेम उन्हें पहले किसी जगह पे मिला था। आज 9 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर रिको का कुछ नहीं पता चला है। वो अभी तक किसी को नहीं मिला। न जाने वो कहाँ गायब हो गया। रिको की मदर, उसकी फियांसे जेनिफर, वो होप करते हैं कि रिको ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो, और वो इसी उम्मीद में है कि शायद रिको एक दिन वापस ज़रूर आएगा। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी रिको हैरिस की। क्या वो उन्हीं पहाड़ों में कहीं खो गया? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ? क्या वो अपनी मर्जी से ही कहीं चला गया? वो आज जिंदा है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। सो गाइस, मैं जल्दी ही आप सबके लिए एक और स्टोरी लेकर आऊंगी। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय एवरीवन।